हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 3। अब हमने परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम तो पढ़ लिया, वो कब लागू हुआ था, किन सर्कमस्टांसेस में लागू हुआ था, ये सब आप पढ़ चुके हैं। बट परमानेंट सेटलमेंट में ऐसी क्या खामियां थी जिसकी वजह से हमें एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करना पड़ा। ये प्रॉब्लम्स हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बिगिनिंग विद द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी भैया? द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? कंपनी ऑफिशियल्स को बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि जो जमींदार थे वो एक्चुअली लैंड को इंप्रूव करने में इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे जमींदार लैंड को इंप्रूव करने के लिए? खेती बाड़ी में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे थे जमींदार? द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई। अब देखो कंपनी ने क्या किया, इतना ज्यादा हाई रेवेन्यू फिक्स कर दिया जमींदारों के लिए कि जमींदारों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कहने का मतलब है कि अगर एक गांव से मान लीजिए रेवेन्यू टोटल ही कलेक्ट हो सकता है 1,20,000 रुपए, ओके, एंड कंपनी ऑफिशियल्स ने कह दिया कि हमें तो 1,10,000 रुपए परमानेंटली टैक्स के तौर पे चाहिए। इसके आगे जो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, जितना भी इससे ज्यादा आप कमा पाते हो, जमींदार को बोला उन्होंने, वो आप लोग कमा लो। अब जमींदार के पास 1,20,000 में से 1,10,000 अंग्रेजों को देने के बाद क्या बचा? हार्डली 10,000 रुपीज। उन 10,000 रुपीज में वो अपना खर्चा चलाए या फिर इन्वेस्ट करे या फिर जो मतलब किसान वर्ग है उसको थोड़ी सी सहायता करे। क्या करेगा वो 10,000 रुपए के साथ? उसके बाद कुछ कुछ बचा ही नहीं दोबारा से इन्वेस्ट करने के लिए। So the zamindars found it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. अब कोई जमींदार अगर है और वो मान लीजिए कि टैक्स पे नहीं कर पा रहा है तो उससे उसके जमींदारी के राइट्स छीन लिए जाते थे। उसकी जमींदारी को बोली लगाकर बेच दिया जाता था। ऑक्शन के थ्रू कंपनी उसकी जमींदारी के राइट्स को बेच देती थी। ठीक है। बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड। लेकिन अब बहुत ज्यादा दिनों तक एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट नहीं रहने वाला है। नेचुरली ह्यूमन टेंडेंसी है कुछ ना कुछ बेहतर करने की। तो बेहतर इक्विपमेंट्स आए, बेहतर औजार आए खेती बाड़ी करने के लिए, जिसकी वजह से फाइनली बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी यानी 1801 से लेकर 1810 के बीच का जो टाइम था, इसमें नेचुरली ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई। ओके। द प्राइसेस इन द मार्केट्स रोज, यानी कि अब चीजों के दाम भी बढ़ रहे थे मार्केट्स में। एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपैंडेड, और जो फसल खेतों में उग रही थी वो भी धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही थी। दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी। अब इसका क्या मतलब हुआ? कंपनी ने कहा है कि हम हमेशा के लिए तुम लोगों से सिर्फ एक फिक्स्ड टैक्स ही लेंगे, उससे आगे अगर कभी भी एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट होता है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जमींदार की इनकम बढ़ती जा रही थी क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ रहा था, लेकिन कंपनी को जितना टैक्स किसी गांव से मिल रहा था वो कांस्टेंट था। कंपनी अपने टैक्स को अब नहीं बढ़ा सकती परमानेंट सेटलमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। कंपनी बट कंपनी को हमेशा से ही ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने की इच्छा रहती थी क्योंकि कंपनी भारत में एक्सपैंड कर रही थी, उसके खर्चे बढ़ रहे थे और वो अपने खर्चों को मतलब अपने खर्चों का प्रवाह करने के लिए उसे और ज्यादा टैक्स की जरूरत हुई, उसे और ज्यादा टैक्स की भूख हुई। Even then, the zamindars did not have any interest in improving the land. अब जमींदार अगर फायदा कमा भी रहे थे ना इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की इंप्रूवमेंट से, उसके बाद भी जमींदार कोई भी पैसा प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर कर खुश नहीं थे। Some had lost their lands in the earlier years of settlements. Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. As long as zamindars could give out the land to the tenants and get rent, they were not interested in improving the land. कहने का मतलब जब तक जमींदार को एक फिक्स पैसा फाइनली मिलने लग गया था, उनका घर बहुत अच्छे से चलने लग गया था, तो उनका मन ही नहीं किया कि वो दोबारा से इस पैसे को इन्वेस्ट करें। होलब्रूक ने बंगाल के रैयतों के बारे में क्या कहा? रैयत कौन होते हैं? एग्रीकल्चरल जो हमारे ये लगा लीजिए मजदूर होते हैं ना, उनको रैयत कहते हैं। ओके, एग्रीकल्चरल मजदूर जो होते हैं। इन मेनी विलेजेस ऑफ बंगाल some of the powerful rayats did not cultivate but instead gave out their lands to others. कुछ जो बहुत शक्तिशाली रैयत थे बंगाल में,
या फिर मैं कहूँ कि कुछ जो बहुत शक्तिशाली किसान थे बंगाल के, वो खुद खेती नहीं करते थे। उन्होंने अब अपनी जो ज़मीन थी उसको छोटे खेतीदारों को देना शुरू कर दिया था, यानी कि लेबरर्स को उन्होंने अपॉइंट करना शुरू कर दिया था जो उनके बिहाफ पर खेती करेंगे, जिनको हम अंडर टेनेंट्स भी कहते हैं। वो जो लेबरर्स जिनको इन्होंने खेती बाड़ी के लिए रखा उसको हम क्या कहते हैं, अंडर टेनेंट। टेकिंग फ्रॉम देम वेरी हाई रेंट। अब क्या होता था कि मान लीजिए मैं एक रैयत हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास मान लीजिए कि 20 किले ज़मीन है, यानी 20 एकड़ मेरे पास ज़मीन है। मैं क्या करूँगी, ये 20 एकड़ ज़मीन 20 अलग अलग लेबरर्स को रेंट पर दे दूंगी और बदले में मैं उनसे बहुत हाई रेंट टैक्स करूँगी। ओके। 1806 में H.T. कोलब्रुक ने इस कंडीशन को डिस्क्राइब किया कैसे। उन्होंने बोला, द अंडर टेनेंट्स जो कि बहुत डिप्रेस्ड थे, जिनको बहुत हेवी रेंट पे करना पड़ता था, by an excessive rent in kind and by usurious returns for cattle, seed and subsistence, advanced to them can never extricate themselves from the debt। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो जो लेबरर्स जो कि बहुत अमीर रैयतों की ज़मीन पर खेती बाड़ी करने लगे हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोन चढ़ गया है रैयतों का या फिर मनी लेंडर्स का कि वो अब बेसिकली कभी भी वो रेंट प्रैक्टिकली नहीं चुका पाएंगे और हमेशा एक डेब्ट की यानी कि एक कर्जे की साइकिल में डूबे रहेंगे। In so abject a state they cannot labor in spirit while they earn a scanty subsistence without hope of bettering their situation। अब ऐसी सिचुएशन में जहां उन्हें पता है कि उनकी सिचुएशन कभी इंप्रूव होने वाली है नहीं, उनकी कंडीशन कभी इंप्रूव होने वाली है नहीं, तो ऑफ कोर्स वो मन लगाकर काम नहीं कर पाएंगे। On the other hand, in the villages, the cultivator found the system extremely oppressive। जबकि अगर गांव के इलाकों में आप देखेंगे, दूर दराज के गांव के जो इलाके थे, वहां पे जो खेती बाड़ी करने वाला असली में जो किसान था, उसको ये सिस्टम बहुत ऑप्रेसिव लगा, क्योंकि जमींदार अपने मन मर्जी से उनसे कोई भी टैक्स कलेक्ट कर लेता था। अब वो जिस जमीन पर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो किसान, उस जमीन पर भी अंग्रेजों ने अधिकार किसका दे दिया है, जमींदारों का दे दिया है। तो पुश्तैनी जो बहुत सारे लोगों की जमीन थी, अब वो भी जमींदार की जमीन हो गई थी। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। कि भाई अगर मान लीजिए मैं कोई खेतीदारी किसान हूँ, एक दिन एकदम से आए अंग्रेज और उन्होंने कहा कि भाई इस गांव की सारी जमीन अब से इस जमींदार की है और आप सभी इसकी जमीन पर खेती कर रहे हैं, तो आपको इसके बदले में रेंट पे करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर ये जमींदार चाहे आप रेंट ना पे कर रहे हैं टाइम पे, तो ये आपकी जमीन को छीन कर किसी और को आपकी जमीन बेच भी सकता है। सो ऐसी सिचुएशन में किसान तो परेशान होगा ही। To pay the rent, he had to often take a loan from the money lender, and when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generations। अगर वो लोन अच्छे से टाइम पे नहीं कर पाता, अगर वो टैक्स नहीं पे कर पाता, तो उसकी जमीन को हड़प लिया जाता था और किसी दूसरे व्यक्ति को ज्यादा पैसों में बेच दिया जाता था। अब महलवाड़ी सिस्टम पढ़ लेते हैं। कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे हम? महलवाड़ी सिस्टम। A new system is devised। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग से, यानी कि तकरीबन 1801 से 1850 का जो टाइम था, इस टाइम पीरियड पे कंपनी के ऑफिसर्स को ये समझ में आने लगा कि उन्हें किसी ना किसी दूसरे सिस्टम की ज़रूरत है जिसके तहत वो टैक्स वगैरह बहुत इफेक्टिवली कलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर फाइनली एक अंग्रेज थे जिनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम था? हॉल्ट मैकेंजी। इंग्लिशमैन था एक जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। उन्होंने एक नया सिस्टम दिया जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1822 में। यहाँ से आपको बस ये एक नाम इम्पॉर्टेंटली याद रखना है और एक ये साल इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसे कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था, या फिर कहूँ कि ये आइडिया कहाँ पे सबसे पहले सोचा गया था। तो ये आइडिया सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कहाँ है भाई? बंगाल के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की बात कर रहे हैं हम। आज के दिन वाला वेस्ट बंगाल मत सोचिए आप, ये बंगाल है आज से 200 साल 250 साल पहले का बंगाल है। उस बंगाल में सिर्फ आज का वेस्ट बंगाल नहीं था, उस बंगाल में पूरा बांग्लादेश था, वेस्ट बंगाल तो था ही, इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये कुछ स्टेट्स भी उसका हिस्सा थे। इनफैक्ट यूपी का जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो भी इसका जो हमारा बंगाल प्रोविंस था इसका हिस्सा था। देखिए यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे पूरा बंगाल है, ठीक है। सो बंगाल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जो यूपी का ईस्ट है वो बंगाल का वेस्ट है।
इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल, लेकिन ये है क्या, ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे यूपी। ओके, सो वहां पे सबसे पहले ये सिस्टम लाया गया। अब इस सिस्टम को कहते हैं महलवाड़ी सिस्टम। इस सिस्टम में महल, महल का मतलब क्या होता है, क्या सिस्टम था ये अभी पढ़ते हैं। अभी ये जो इंग्लिश मैन था ना हॉल्ट मैकेंजी, इसको रियलाइज हुआ कि भाई भारत एक ऐसा देश है जिसमें गांव जो है बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, सोशल यूनिट है जहाँ पे सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जहाँ पे सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। ओके, इंडियन सोसाइटी एंड इसको मतलब इंडियन सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसको प्रिजर्व करके रखना यानी गांव को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। Under his directions, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the field, and recording the customs and rights of different groups. इसके इंस्ट्रक्शंस के तहत, हॉल्ट मैकेंजी के इंस्ट्रक्शंस की वजह से जो कलेक्टर्स थे वो गांव-गांव जाते थे, एक एक प्लॉट का मुआयना करते थे और वो एक डेटा कलेक्ट करके लिखते थे कि भाई कौन से लैंड से हमें कितना टैक्स मिल सकता है, विदाउट एक्चुअली ऑपरेसिंग द पीपल हु आर कल्टिवेटिंग द लैंड। इस तरीके से उन्होंने एक एक प्लॉट का मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई एक गांव में मान लीजिए 100 प्लॉट्स हैं, उन 100 प्लॉट से हमें टोटल कितना टैक्स मिल सकता है। उस पूरे टैक्स को ऐड करके उन्होंने कहा कि भाई इस गांव से हमें मान लीजिए टोटल, अब ऐसे सोच के देखिए आप, एक गांव है जिसमें हर प्लॉट से आपको 1 रुपया टैक्स का मिल रहा है और उसमें 100 प्लॉट्स हैं तो आपका टोटल टैक्स हो गया 100 रुपए का। सो भाई उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो गांव है ना इसको हम महल कह देते हैं और इस महल से हमें 100 रुपए टैक्स कलेक्ट करना है। यानी जितने प्लॉट्स किसी गांव में थे या फिर किसी भी एरिया में थे, उन प्लॉट्स से इंडिविजुअली आने वाले टैक्स को ऐड करके जो टोटल टैक्स हुआ, हमने वो कह दिया कि भी इस गांव से हमें इतना टैक्स कलेक्ट करना है। और जिस एरिया को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जिस गांव को हम डिफाइन कर रहे हैं, उस गांव को इन्होंने कह दिया महल। अभी पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay. This demand was to be revised periodically. हर 5 7 10 साल में इस चीज को रिवाइज किया जाएगा, दोबारा से जमीन का मुआयना किया जाएगा, दोबारा से ये एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी कैलकुलेशंस हैं की जाएंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई जमीन जो आज के दिन उपजाऊ है वो क्या पता 5 साल के बाद उतनी उपजाऊ ना रहे। सो ये जो सिस्टम था इसमें टैक्स परमानेंटली फिक्स्ड नहीं था, इट वॉज नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन रादर दैन द जमींदार। अब टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेजों को देगा कौन? पहले तो जमींदार दे रहा था, अब जमींदार से कमान छीन ली गई, उससे पावर छीन ली गई। अब गांव का जो बड़े बूढ़ा था, मान लीजिए कोई सरपंच है या फिर कोई भी हेडमैन है, वही पूरे गांव के बिहाफ पर टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेजों को देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गांव में 100 घर हैं और उसमें से कोई एक घर की फसल खराब हो गई तो वो विलेज हेडमैन जो है वो बाकी के जो 99 हाउसेज हैं उनको रिक्वेस्ट करके उस 100th हाउस के बिहाफ पे भी टैक्स पे करवा सकता है। कहने का मतलब एक भाईचारे जैसा माहौल उन्होंने बना दिया था गांव के अंदर, जिसकी वजह से ना गांव वालों को ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती और ना ही अंग्रेजों को। ओके, दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज महलवाड़ी सिस्टम। इसी सिस्टम को कहते हैं महलवाड़ी सिस्टम। एक व्यक्ति का चेहरा देख लेते हैं, ये है थॉमस मुनरो, जो कि गवर्नर थे मद्रास के 1819 से 1826 के बीच में। 1819 से 1826 के बीच में बंगाल कह रही हूँ सॉरी, मद्रास के गवर्नर कौन थे? थॉमस मुनरो। ओके, अब मद्रास क्या है? प्रेजेंट डे चेन्नई को हम मद्रास कहते हैं। ओके, चेन्नई और उसके आसपास वाला जो इलाका है। अब मुनरो सिस्टम पढ़ लेते हैं। थॉमस मुनरो की शक्ल देख ली, उसका सिस्टम पढ़ लेते हैं। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर वे अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज रैयतवाड़ और रैयतवाड़ी सिस्टम। साउथ इंडिया में महलवाड़ी सिस्टम जैसा ही एक सिस्टम लागू किया गया और उस सिस्टम को कहा गया रैयतवाड़ी सिस्टम। It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan. टिप्पू सुल्तान के साथ जब कंपनी की वॉर हुई थी 1799 में, और मई में जो कंपनी थी उसने टिप्पू सुल्तान की कैपिटल थी जो कि थी श्रीरंगपट्टनम, या फिर आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सेरिंगपट्टम।
अंग्रेजों ने टिप्पू सुल्तान को हरा दिया था 1799 में, उसकी कैपिटल सेरिंगापटम पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसके बाद वहां पे एक अंग्रेजी ऑफिशियल था, एक अंग्रेजी ऑफिसर था जिसका नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टिप्पू सुल्तान से जो ज़मीनें हड़पी थी, उस ज़मीन पर एक स्मॉल स्केल पर ये रैयतवाड़ी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, और इसको फिर बाद में इस सिस्टम को डेवलप किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड टू ऑल ऑफ द साउथ इंडिया, और इसको धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन साउथ देयर वॉज नो ट्रेडिशनल जमींदार्स. The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivators or rayyats who had tilled the land for generations. Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. अब इन्होंने ये जो दो ऑफिशियल्स थे, जो दो ऑफिसर्स की हमने बात की, एक अलेक्जेंडर रीड और एक थॉमस मुनरो, इनको ये रियलाइज हुआ कि साउथ इंडिया में कोई भी ऑफिशियली ज़मींदार नहीं था। सो ज़मींदारों को हम यूज़ नहीं कर सकते टैक्स कलेक्शन के लिए साउथ इंडिया में, इसीलिए इन्होंने डायरेक्टली जो खेती कर रहे हैं, जो रैयत है, जिनको हम रैयत कहते हैं, उनसे डायरेक्टली कोलैबोरेट करना स्टार्ट किया। उनकी ज़मीनों को केयरफुली एसेस करना स्टार्ट किया। कलेक्टर्स ने जाके एक एक ज़मीन का मुआयना करना स्टार्ट किया और उन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया जिसके तहत उन्होंने बताया कि भी इस गांव के इस प्लॉट से इतना टैक्स लेना है, दूसरे गांव के दूसरे प्लॉट से इतना टैक्स लेना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as a paternal father figure protecting the riots under their charge. मुनरो को लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें एक फादर फिगर की तरह या फिर एक पिता की समान जो रैयत हैं साउथ इंडिया के, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। ऑल वॉज नॉट वेल, फिर भी इस सिस्टम में कमियां रह गई। क्या कमी रह गई भाई? Within a few years, after the new systems were imposed, it was clear that all was not well with them. Driven by the desire to increase the income from the land, revenue officials fixed too high a revenue demand. अभी क्या हुआ, अंग्रेजों ने सिस्टम्स तो काफ़ी अच्छे बनाए थे, लेकिन इन्होंने रैयतों से और वैसे जो महल थे उनसे भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे टैक्स डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा टैक्स डिमांड करना स्टार्ट कर दिया जो ना तो महल दे पा रहे थे और ना ही इंडिविजुअली रैयत पे कर पा रहे थे। पेजेंट्स वर अनेबल टू पे, रैयत फ्लेड द कंट्री साइड। जो रैयत थे वो गांव छोड़ छोड़कर जंगलों में भाग गए, वो क्योंकि टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। एंड विलेजेस बिकेम डिजर्टेड इन मेनी रीजन्स, और बहुत सारे गांव जो हैं वो खाली छूट गए, वो मतलब सूने पड़ गए, वहां से अब भाग गए लोग अपने घर छोड़ छोड़कर। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich, enterprising farmers, but this did not happen. जो बहुत ही ये समझ लीजिए कि आशावादी ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए थे, महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, इनको लगा था कि इन दो सिस्टम्स की मदद से जो किसान वर्ग है उनका उद्धार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान वर्ग का उद्धार नहीं हुआ। किसान वर्ग को इन टर्न बहुत ज़्यादा ऑपरेशन फील हुआ और किसान अपने खेत घर सब कुछ छोड़ छोड़कर भाग गए। ओके, क्रॉप्स फॉर यूरोप, ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, otherwise this class will become unnecessarily lengthy. Okay, so I hope you must have enjoyed this class. This class was presented to you by Schoolzy, India's first online school. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।